एक लंबे अक्सर के बाद इस चैनल पे हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं और इस खास मकसद के लिए जो हम क्लास हमने आज चूज़ करी है वो है क्लास 11th। और क्लास 11th में भी जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कैसे हो सभी, मुझे यकीन होगा आप बहुत तंदुरुस्त होंगे और जो बच्चे अभी 10th बोर्ड्स क्लियर करके इस लेक्चर को देखने आए हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आज का ये लेक्चर। तो आपके करिकुलम में कोई भी बुक अगर चलती हो तो फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो जो पहला यूनिट होगा, वो जो पहला चैप्टर होगा जिसमें नींव रखी जाएगी, नींव इन द सेंस कि आपको पैटर्न बता दिया जाएगा। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो 11th क्लास में, है ना, आपको फिजिक्स का पैटर्न बता दिया जाएगा, कहाँ कहाँ आपको कठिनाइयाँ आएंगी और कहाँ कहाँ आपको सरल लगेगा कॉन्सेप्ट को समझना। तो एनसीईआरटी को अगर आप देखें, आपके मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में एनसीईआरटी यूज होती है। तो एनसीईआरटी में भी वो जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशंस या मेजरमेंट। जो कॉन्सेप्ट है वो इसी टॉपिक के अराउंड है। यदि आप आईआईटी जेई के एस्पिरेंट्स हैं या फिर आप नॉर्मल जो आपके बोर्ड लेवल का जो आपका सिलेबस है, स्कूल लेवल का, आप 11th-12th का जो सिलेबस आप पढ़ते हैं स्कूल में, यदि आप इनमें से किसी भी कैटेगरी के हैं तो ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इसमें जो सबसे पहली बात आती है वो है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अब फिजिक्स जानने से पहले आपको चेस का एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे बोलूं चेस नहीं आता आपको और दो लोग चेस खेल रहे हैं, आपको मैं कह दूं कि आपको चेस खेलना नहीं है, आपको केवल उन्हें खेलते हुए ऑब्जर्व करना है, तो दो बातें इसमें से निकल के आएंगी। चेस का जैसे बोर्ड है, ये स्क्वायर बोर्ड है चेस का, आप किसी प्लेयर को देखते हैं उसने नाइट मूव करा है ना, यदि उसका नाइट यहाँ पे था तो उसने नाइट यहाँ पे चल दिया। किसी ने पॉन चल दिया तो पॉन एक कदम चलता तो पॉन यहाँ पे उसने शिफ्ट कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप ऑब्जर्व कैसे करेंगे? आप ऑब्जर्व ये करेंगे कि जो मूव्स हैं, जो एक एक कैरेक्टर के जो मूव्स हैं उन पे आधारित होगा ये बात कि प्लेयर कब कौन सी चाल चलेगा। समझ में आ रही बात? आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, पहले आपने समझ लिया नाइट टेढ़ा चलता है, पॉन सीधे चलता है और आपके जो एलिफेंट होते हैं वो सीधे जाते हैं। तो इससे आपको ये समझ में आया कि जब प्लेयर ने एक स्पेसिफिक चेकमेट दिया दूसरे प्लेयर को तो उसके कुछ कारण थे। तो आपने कुछ लॉज निर्मित कर ली, अपनी समझ के अनुसार आपने कुछ लॉज निर्मित कर ली इन कैरेक्टर्स के बेस पे। ठीक है, क्या लॉज निर्मित कर ली? जैसे आपने तय कर दिया कि यदि कोई किंग है तो इस साइड जा सकता है या इस साइड या इस साइड, उससे आगे नहीं जा सकता और एक ही कदम चल सकता है एट अ टाइम। ये लॉज आपने निर्मित करी। लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी एक बात होती है। आप हर बार ये नहीं देख सकते कि जो चेकमेट है वो किसी स्पेसिफिक ब्लॉक से ही हुआ है या किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर से ही हुआ है। तो भाई आप यहाँ पे फंस जाते हैं। आपने लॉज निर्मित करी थी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, फिर अनप्रिडिक्टेबल हो गया गेम। किसी और गेम में आपने देखा तो ये जो सिचुएशंस थी वो अनप्रिडिक्टेबल हो गई, कुछ और ही आउटकम आया इसका, है ना। उस हिसाब से आपने जो लॉस निर्मित करी थी पहले गेम में उसमें आप चेंज लाते हैं, वो और बेटर होती है। बात समझना, आपने पहले कुछ लॉस बना दी थी अपने कैरेक्टर्स को देख के, कैरेक्टर्स के मूवमेंट और किस सिचुएशन में उसको यूज करना जरूरी होगा ये आपने उन दो खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा, उस हिसाब से आपने कुछ लॉस निर्मित कर ली। पर मैं तुमसे ये कहता हूं कि ये गेम अनप्रिडिक्टेबल है। तो अगले गेम को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये नहीं पाएंगे कि अगर पिछले गेम में नाइट से चेकमेट था
तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी नाइट से चेकमेट होगा, इस बार पॉन से भी चेकमेट हो सकता है। ये आप समझ गए कि आप कैसे सीखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे लॉस को बनाते हैं। ऐसा ही काम फिजिक्स का है। जो कुछ भी आपके आसपास घटित हो रहा है, आपके एनवायरनमेंट में घटित हो रहा है, उस वो क्यों घटित हो रहा है, वहां जब आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और जब आपको पता चल जाता है कि कुछ फंडामेंटल लॉज हैं जिनके पीछे का ये कारण है, तो उसकी स्टडी को आप फिजिक्स बोलते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज। बस ये 3 शब्दों की डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज, है ना। आप नेचर को भी एक बड़ा सा चेस बोर्ड मान लीजिए, उसमें जो भी आउटकम होगा, अर्थ आपको खींच रहा है, आप बैठे हैं, फ्रिक्शन भी उसमें काम कर रहा है, तो ये जो लॉज हैं इनकी स्टडी को आप फिजिक्स बोलते हैं। लेकिन इनमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप क्वेश्चन तब तक कर सकते थे, जैसे कि आप ग्रेविटी का एग्जांपल ले लो। आपने ये पूछ लिया कि नीचे आदमी क्यों जा रहा है, आपने जब ये क्वेश्चन किया तो कुछ बातें सामने आई, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये कुछ कारण आपके सामने आए। मूल जो इसका कारण था वो था ग्रेविटी। लेकिन इस ग्रेविटी पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आपके क्वेश्चन करने का राइट केवल यहां तक था कि यदि कोई पर्सन है और वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट है तो वो क्यों है, ये क्वेश्चन आपने किया। मैंने इसका जवाब दिया ग्रेविटी, मैंने इसका जवाब दिया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और मैंने इसका जवाब दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन 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 जो आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टी पता चली ग्रेविटी, उस पे आप क्वेश्चंस नहीं उठा सकते। ठीक है, तो वो जो फंडामेंटल चीजें हैं, वो जो फंडामेंटल लॉज हैं जिस पे ये नेचुरल इंसिडेंट्स अकर होते हैं, उन पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप अगर ऑब्जर्व करते हैं कुछ हो रहा है, कुछ घटित हो रहा है, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन उसका जब आंसर मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे ग्रेविटी आंसर मिला, तो उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। थोड़ा इसके बारे में सोचिएगा, आपको मदद करेगा। यहाँ तक बात हो गई। हमने बोला फिजिक्स इक्वल टू स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज। तो ये जो स्टडी है, ये जो रिसर्च है, ये कभी कभी आपसे मैग्नीट्यूड मांगती है। क्या क्या बोला मैंने? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि कितना एक्यूमुलेट है कुछ चीज, कोई क्वांटिटी कितना एक्यूमुलेट है किसी एक जगह पे, ठीक है, या सिंपल भाषा में उसका मेजर कितना है किसी भी एक क्वांटिटी का, है ना। तो इस स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत है कुछ चीजों की। और इस मैग्नीट्यूड की जो रिसर्च है वो आप कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटीज के ऊपर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। यदि और इसे आसान भाषा में समझें तो कोई भी चीज आप जिसे मेजर कर सकते हैं, जैसे आप मास को मेजर कर सकते हैं, जैसे आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, और क्या मेजर कर सकते हैं? टाइम मेजर कर सकते हैं, करंट मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। तो ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज।
तो सीधा साधा मतलब ये है कि फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल लॉज, और इस स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब ऐसी कोई चीज जिसे आप मेजर कर सकते हैं। आप मास को मेजर कर सकते हैं, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं, आप टाइम को मेजर कर सकते हैं। समझ रहे? तो स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, जो फिजिक्स नाम की स्टडी है, इसे कंटिन्यू करने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया। हमें कुछ वैल्यू चाहिए जिसको रेफरेंस रख के हम दूसरे जो इंसिडेंट्स हैं उनके बारे में और डीपली नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है? फिजिकल क्वांटिटीज की कुछ बात हुई। मैंने बोला मास एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं बोलता हूँ 50 किलो। आप मास को कैसे लिखोगे? आप 50 किलो लिखोगे। यदि आपका मास 50 किलो तो आप 50 किलो लिखोगे। तो इस मास में इस चीज को क्या कहते हैं, और ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन है इसकी क्या आवश्यकता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो ये चैप्टर है वो बेसिकली अब शुरू हो रहा है, उससे पहले हमने नींव रखी थी। ठीक है? अब मास का एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलता हूँ हाथी का जो मास है वो ईंट के बकरे से ज्यादा है। मैंने बोला जो हाथी है, इसे आप हाथी मान लें, ये जो हाथी है इसका जो मास होगा m1, ये मास ज्यादा होगा बकरी के ईद से, नहीं ईद के बकरे से, सॉरी। तो m2 से ये मास ज्यादा होगा। मैं पूछूंगा भाई कितना ज्यादा होगा? आपने बोला इसका मास ज्यादा है, लेकिन कितना ज्यादा है, किसको रेफरेंस मान के आप ये कह रहे हो कि इसका मास ज्यादा है? कोई रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए, कोई कॉमन पॉइंट, है ना? आपने कहा m1 m2 से बड़ा है, तो किस बेसिस पे बड़ा है? आप विजुअली किसी चीज को ऑब्जर्व करके ये नहीं कह सकते कि मास बड़ा है। ठीक है? ये कठिनाई जो हमारी अर्ली सिविलाइजेशंस थी, बेबीलोन और मोर स्पेसिफिकली यूनान में, ग्रीस में, ये प्रॉब्लम उन्हें देखनी पड़ी। तो उसके लिए उन्होंने लाया यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम क्या है? यूनिट सिस्टम का मतलब है कि कोई एक ऐसी वैल्यू, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास, तो कोई एक ऐसी वैल्यू, कोई एक ऐसी फिक्स्ड वैल्यू जो मास के लिए डिफाइन की गई हो, और यदि हम किसी दो बॉडीज का कंपैरिजन करें ऑन द बेसिस ऑफ मास, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मास, तो हम ये कह सकें कि m1 इज ग्रेटर देन m2, जैसे अभी हमने एलिफेंट के केस में देखा। यूनिट समझ में आ गया? यूनिट का सीधा सा मतलब ये है अ फिक्स्ड वैल्यू, इसमें लिख देंगे। नोट्स बनाते चलना साथ साथ, नोट्स बनाते चलना, क्योंकि केवल देखते रहोगे तो एक टाइम के बाद आपका वो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें ये बातें डिल्यूट होने लगेंगी। तो नोट्स बनाते चलिएगा, आप लिखेंगे तो आपके जहन में ये अच्छे से घुस जाएंगी ये सारी बातें। तो यूनिट में हम लिख देंगे अ फिक्स्ड वैल्यू। किसकी? मैंने बोला अ फिक्स्ड वैल्यू, तो किसकी? ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी, समझ में आई बात? तो एक ऐसी फिक्स वैल्यू, एक ऐसी तय वैल्यू जिससे जिससे हम मास को कंपेयर कर पाए किन्हीं दो बॉडीज का, और हम मास को अगर कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तो मास को मेजर कर सकें, उस एक चीज को हम यूनिट बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रही है बात?
अभी ये लेक्चर बेसिक पे चल रहा है, अभी मतलब 7th क्लास का जो मेरा लेक्चर था उसमें ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी थी, लेकिन एज ए क्विक रीकैप मैं इसे फिर बता रहा हूँ, क्योंकि 7th और 11th के बीच में कोई बहुत बड़ा कालखंड है ना। तो आप भूल भी गए होंगे। यूनिट की बात हो गई, यूनिट सिस्टम। अभी तक क्या क्या बातें करी, अभी हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात करी, कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसे आप मेजर कर सकते हो इन सिंपलर नॉर्म्स। मैंने कहा मेजर तो कर सकते हो, लेकिन कैसे मेजर कर सकते हो? यदि दो बॉडीज आ गई साथ में और उनकी कोई एक कॉमन फिजिकल क्वांटिटी को हमें कंपेयर करना है कि कौन किससे बड़ा है, तो वो कैसे करोगे? तो उसके लिए मैंने बोला उसके लिए यूनिट का हम इस्तेमाल करेंगे। यूनिट क्या है? एक ऐसी फिक्स्ड वैल्यू किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी की जिसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को या दो बॉडीज की कॉमन फिजिकल क्वांटिटी को। आसान भाषा में एक फिक्स वैल्यू जिसकी वजह से हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर पाए। अब यहाँ पे लिखा है यूनिट सिस्टम। तो ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ सेंचुरीज ये यूनिट सिस्टम्स इवॉल्व होते रहे। यूनिट सिस्टम का मतलब क्या है कि किसी ने एक अपना अलग यूनिट सिस्टम बना लिया, जैसे लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो भाई किसी ने बोला कि जो एक ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओ है, जो ये एक ऑब्जेक्ट ओ है, इसकी जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी 1 यूनिट फॉर लेंथ। किसी ने ये मान लिया। किसी एफपीएस सिस्टम चलता है जैसे फुट पाउंड सिस्टम, तो किसी ने बोल दिया 1 फुट की जो लंबाई है वो 1 यूनिट लेंथ बताएगी। ये चल रहा था अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। किसी ने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मान ली कि भाई ये लेंथ जो होगी वो जो इसकी 1 यूनिट लेंथ होगी वो इसकी लंबाई के बराबर होगी इस ऑब्जेक्ट के। ऐसे लोग डिफाइन करने लगे फिजिकल क्वांटिटीज को। किसी ने बोला 1 फुट की लेंथ वो 1 यूनिट लेंथ होगी। इसमें दिक्कत क्या हुई कि ये वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थे, सबके अलग अलग सिस्टम्स थे। इंडिया में अलग है, यूनान में अलग है, बेबीलोन में अलग है। तो ये जो यूनिट सिस्टम्स हैं ये कम्युनिटी वाइज डिफरेंट थे। तो बाद में हमें ये रियलाइज हुआ कि एक इंटरनेशनल सिस्टम चाहिए जो कि हर जगह रिकॉग्नाइजेबल हो और हर जगह एक्सेप्टेबल हो। समझ रहे कि यदि मैंने बोला कि एक यूनिट कोई भी एक चीज है 1 यूनिट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो लंबाई होगी, मैं एग्जांपल की तरह दे रहा हूँ, इसकी जो लंबाई होगी वो 1 यूनिट ऑफ लेंथ होगी। अगर मैंने ये माना है तो ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्टेड होना चाहिए और हर जगह रिकॉग्नाइज होना चाहिए और सब जन इसे यूज करने चाहिए। उस सिस्टम को लोगों ने डेवलप किया, उसे हम बोलते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम। प्रॉब्लम समझ में आई? अलग अलग यूनिट सिस्टम थे, ठीक है, वो कम्युनिटी वाइज वेरी करते थे, वो रीजन वाइज वेरी करते थे, वो लैंग्वेज वाइज वेरी करते थे। तो लोगों ने सोचा कि एक ऐसा सिस्टम बनाओ यूनिट्स का जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, उसे हम बोलते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम। यहाँ CGPM का बहुत अच्छा रोल है। ये संस्था है पेरिस, फ्रांस में।
ऐसा यूनिट सिस्टम तैयार किया जिसने बहुत ईज लाई। वो जो हमने स्टडी पढ़ी थी फिजिक्स की, जिसमें मैग्नीट्यूड चाहिए, जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज का मेजर चाहिए, तो उसके लिए सब कुछ रिकैप करते जाओ साथ में। तो उसके लिए हमें ऐसा यूनिट सिस्टम देकर सीजीपीएम ने साइंटिस्ट के ऊपर कृपा करी। ये बात समझ में आ गई? बस ये थी चैप्टर की नींव, उसका बेस आपके जहन में तैयार हो चुका होगा अगर आप यहां तक बने हैं तो। अब ये जो चैप्टर है, ये इसका मेजर पार्ट जो है वो ऐसा यूनिट ही है। हुआ ये कुछ ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अभी हमने बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी थी बोर्ड पे। हमने क्या लिखा था? हमने मास लिखा था, और क्या लिखा था? लेंथ लिखा था हमने टाइम लिखा था, हमने करंट लिखा था, हमने टेम्परेचर लिखा था, टाइम लिखा था हमने। तो कुछ ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज एज इन, वो अभी आगे चल के आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी ऐसा यूनिट समझिए। तो कुछ ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। मोर प्रिसाइजली कुछ ऐसी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी एक तय यूनिट हमने तैयार की सीजीपीएम की बैठक में। उनमें से एक है मास। मास की ऐसा यूनिट क्या है? केजी। ठीक है। उसी प्रकार है लेंथ। लेंथ की क्या ऐसा यूनिट तय की गई? मीटर। किलोमीटर में कंफ्यूज होता है, लेकिन मीटर है। उसके बाद है टाइम। इसकी क्या ऐसा यूनिट तय की गई हमने? सेकंड। फिर ऐसे ही टेम्परेचर, इसको थीटा या केल्विन। करंट, एम्पियर। कैंडेला, सीडी। मास आप समझ गए होंगे, लेंथ आप समझ गए होंगे, टाइम आप समझ गए होंगे, टेम्परेचर आप समझ गए होंगे, करंट आप समझ गए होंगे। आप कैंडेला नहीं समझे होंगे। कैंडेला हम यूज करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी में। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे। अभी जो आगे आपके जो चैप्टर्स आएंगे 11th की फिजिक्स में, उसमें आप पढ़ेंगे कैंडेला। ठीक है। तो ये कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी ऐसा यूनिट हमने तैयार करी। यहां तक समझ में आ गया? तो ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। तो उसमें आगे बढ़ जाते हैं अब। मैंने बोला ऐसा यूनिट तय की गई है फंडामेंटल क्वांटिटीज की बदौलत। तो फंडामेंटल का क्या मतलब? फंडामेंटल का मतलब होता है बेस। मैंने कहा कुछ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी हमने ऐसा यूनिट तय करी। समझ रहे? तो फंडामेंटल यूनिट्स की क्यों करी हमने? सबकी क्यों नहीं करी? वैसे तो आप फिजिकल क्वांटिटी देखोगे हजारों हैं। एरिया भी है उसमें, उसमें करंट, टाइम, लेंथ, मास, ये सब तो है ही। एरिया भी है और भी चीजें हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हमने ऐसा यूनिट इसलिए
डिफाइन करी, क्योंकि अगर इनकी ऐसा यूनिट पता होगी तो बाकी की अपने आप आ जाएगी। जैसे एरिया फिजिकल क्वांटिटी तो है ही, हाँ या ना? क्या इसको तुम मेजर कर सकते हो? हाँ तुम कर सकते हो। तो ये एरिया क्या हुआ? एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। हो गया। एरिया को पता कैसे करते हो? एरिया को पता कैसे करते हो? लेंथ से पता करते हो। लेंथ क्या है? उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट में जिनकी ऐसा यूनिट हमने तैयार करी थी उसमें एक लेंथ था। तो ये समझ रहे हो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? एरिया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। एक स्क्वायर है, अगर इसकी लेंथ एल है तो एरिया कैसे पता करोगे? एल स्क्वायर। क्या एरिया की कोई अलग यूनिट होनी चाहिए? मैंने कहा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि तुम्हें एल पता है तो उसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी समझना। फंडामेंटल मतलब बेस। आगे हम बेस और डिराइव क्वांटिटीज भी देखेंगे। जैसे ये डिराइव क्वांटिटी है, हमारे पास लेंथ थी एज अ बेस क्वांटिटी, और उसका यूज करके उसके एक फंक्शन के साथ हमने एरिया निकाला। तो एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया को भी आप मेजर कर सकते हो ना, पर एरिया की ऐसा यूनिट हमने तैयार करना बेनिफिशियल नहीं समझा। क्यों? क्योंकि लेंथ अगर आपके पास है तो एरिया आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके पास होगा क्या कि कुछ गिनी चुनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की ही ऐसा यूनिट क्यों तैयार करी? वो इसलिए तैयार की गई क्योंकि सबकी करने की जरूरत नहीं है। आधे से ज्यादा जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो मैंने बोर्ड पे लिखी थी, उनको छोड़ के बाकी सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कहीं ना कहीं उन बेस क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या क्या पढ़ा अभी तक अपन ने? बेसिक फिजिक्स की वो पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी हमने। फिर शायद हमने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में देखा। फिर यूनिट्स के बारे में देखा। फिर ऐसा यूनिट्स के बारे में देखा। अभी हाल मैंने आपका बेस क्वांटिटीज वर्सेस डिराइव्ड क्वांटिटीज का डिफरेंस क्लियर किया। ठीक है, ये कुछ बातें हमने अभी तक डिस्कस करी। अब बढ़ते हैं डायमेंशंस की ओर। डायमेंशंस, अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना। ये आपके आगे के चैप्टर्स में भी यूज होगा। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। अभी तक यदि आपने इतना ध्यान नहीं दिया तो इस पर थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन ले आना। देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, मोर प्रिसाइजली कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे अभी क्या बात करी थी अपन ने? अभी एरिया की बात करी थी। मैंने ये बताया था कि एरिया जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, वो है लेंथ। एरिया जो है वो डिपेंडेंट है लेंथ पे है। अगर मैं आपसे बोलूं
जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो एज अ फंक्शन ऑफ बेस क्वांटिटीज हम लिख सकते हैं उसे। ये समझ में आएगा अभी आपको। अभी फोर्स का एक एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा। अभी बस डेफिनेशंस पे ध्यान दीजिए। एज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? बेस क्वांटिटीज। है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे फोर्स का जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम फोर्स का जो वो जो डेरिवेशन है उसे करके देखेंगे तो उसे आपको और क्लियर होगा। फोर्स का जैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं mLT रेज़ टू पावर -2, ठीक। m क्या है? मास। l क्या है? लेंथ। और t क्या है? टाइम। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों है बेस क्वांटिटीज। ये तीनों बेस क्वांटिटीज है। मैंने क्या बोला? जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे फोर्स, जो डिराइव्ड क्वांटिटी है फोर्स, वो डिपेंड करती है कुछ बेसिक क्वांटिटीज पे, जो उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी हमने पढ़ी, कैंडेला और किलोग्राम और मीटर और सेकंड और एम्पियर। तो हमने फोर्स को एज अ फंक्शन ऑफ इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दिया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मैं ये जो mLT रेज़ टू पावर -2 है, इसके एक्सपोनेंट्स लिख सकता हूँ। एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स लिख सकता हूँ। तो m की पावर क्या हो जाएगी? 1। l में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1। इसकी क्या है? -2। तो दुनिया वालों ने क्या बोला? दुनिया वालों ने ये बोला कि ये जो बेस क्वांटिटीज हैं, इनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे, इनकी जो पावर्स होंगी, वो इस डिराइव्ड क्वांटिटी की, वो जो डिराइव्ड क्वांटिटी है जो इनके फंक्शन से हमें प्राप्त हुई, उसके डायमेंशंस होंगे। समझ में आ गई बात? फोर्स जो है, ये फोर्स जो है, इसके डायमेंशंस इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, जिन पे ये डिपेंड करती है, वो इनके जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनके जो पावर्स होंगी, उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं बोलूंगा फोर्स का जो डायमेंशन है मास में, वो है 1, लेंथ में भी 1, टाइम में रेज़ टू पावर -2, है ना। जैसे एक हम प्रेशर का लिखते हैं, ये बन कैसे रहे? डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी आपको पता चलेगा। जैसे प्रेशर का हम लिखते हैं, हम प्रेशर का लिखते हैं mL इनवर्स T-2। तो मैं बोलूंगा जो प्रेशर है, जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो कि डिपेंड कर रही है इन बेस क्वांटिटीज के ऊपर, मास, लेंथ और टाइम, उसके वो जो डायमेंशंस हैं, वो m में 1, l में -1 और t में -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रख लेना बिल्कुल। इसको पी जाना जब आप लिखोगे ना नोट्स में, इसको पी जाना। क्यों पी जाना? क्योंकि आगे के चैप्टर्स में ये बहुत उपयोगी होगा। ये mLT -2, ये mL इनवर्स T-2, ये सब बहुत काम आएगा आगे के जो आपके चैप्टर्स होंगे वेक्टर्स में, और भी जो आगे के चैप्टर्स हैं। क्या बातें हुई? एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, जैसे फोर्स, जैसे प्रेशर, वो एज अ फंक्शन ऑफ बेस क्वांटिटीज। एज अ फंक्शन ऑफ बेस क्वांटिटीज मतलब जो बेस क्वांटिटीज हैं, जिन पे वो डिपेंड कर रही है। बेस क्वांटिटीज 7 थी जो अभी मैंने लिख के बताई, उनके अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं वो डिराइव्ड है। डिराइव्ड मतलब इन पे डिपेंड कर रही हैं। यदि आपको
मास पता है आपको, लेंथ पता है आपको, टाइम पता है, तो आपको जो फोर्स है वो मिल जाएगा। तो मैंने बोला डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज पे। तो जब मैं इस डिराइव्ड क्वांटिटी को एज अ फंक्शन ऑफ बेस क्वांटिटीज लिखूंगा, तो जो बेस क्वांटिटीज की वो जो पावर्स होंगी, जो एक्सपोनेंट्स होंगे, वो इसके डायमेंशन होंगे उस डिराइव्ड इसमें बेस क्वांटिटी। जैसे फोर्स के डायमेंशन की बात करें तो एम में एक, मास में जो उसका डायमेंशन होगा वो होगा 1। क्यों 1 होगा? क्योंकि भाई साहब पावर 1 है। एल में उसका जो डायमेंशन है वो 1 होगा, टी में -2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनकी पावर्स ऐसी हैं। ध्यान से समझना, ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। इस डायमेंशनल फॉर्मूले को कोई मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड से, कि कितनी है फोर्स, 5 न्यूटन है कि 10 न्यूटन है कि 15 न्यूटन है, इसको कोई लेना देना नहीं। जो मैग्नीट्यूड है वो हम किससे निकालते हैं? वो हम इनके फॉर्मूले से निकालते हैं। फोर्स का आपने जो फॉर्मूला है वो 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है वो? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो ये जो मास टाइम्स एक्सेलरेशन है, हाँ उसको आप कह सकते हो वो क्वांटिटी जो है हमारी फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड बताता है ना, कि 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है। प्रेशर में बोलता हूँ 2 पास्कल, ऐसा यूनिट में पास्कल। तो 2 पास्कल जो है वो मैग्नीट्यूड है उसका। वो सब मैग्नीट्यूड जानने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। यहाँ बात दूसरी हो रही है, यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूले की बात हो रही है। यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूले की बात हो रही है। इसमें बस हम ये देखते हैं कि जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं उन बेस क्वांटिटीज पे जिन पे वो डिपेंड कर रही है। समझ में आ गई बात? इसको और अच्छे से समझते हैं फोर्स के एग्जांपल से। ये डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब आए कहां से, ये हम जानना चाह रहे हैं। मैं लिखता हूं फोर्स को F, जो कि बराबर है m मतलब मास, m इंटू a मतलब एक्सेलरेशन। मास को ऐसे ही रहने दे। क्यों मास को ऐसे ही रहने दे? क्योंकि ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी पहले से ही है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा वेलोसिटी अपॉन में टी। डेल्टा मतलब, ये साइन भी अभी आपके लिए नया है, डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। जो वेलोसिटी है उसको क्या मैं L/T लिख सकता हूँ? क्योंकि एट द एंड स्पीड है ना। वेलोसिटी इज ए डायरेक्शन बेस्ड स्पीड। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ? L/T। डेल्टा डेल्टा भूल जाओ, मैंने जैसे बताया मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। तो डेल्टा हो, चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे फाइनल हो, या चाहे एवरेज हो, उससे कोई मतलब नहीं। ये स्पीड है हमारे लिए, तो इसको L/T लिख सकते हैं। L/T क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड का फॉर्मूला। एकदम बेसिक से मैं आपको एडवांस तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। टाइम है आपके पास। अब ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला था हमारे पास मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसको तोड़ते गए हमारे पास ये जो बेसिक क्वांटिटीज हैं जिन पे फोर्स डिपेंड कर रही है वो आ गई। इसको और अच्छे से लिख लें तो mL/t², और अच्छे से लिख लें तो mL/t -2, mL/t⁻²। ठीक है। तो ये जो होता है ये होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम ब्रैकेट्स लगा देते हैं, कि मतलब जब ब्रैकेट्स लगाएंगे तो हम फोर्स के इस फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे, हम उसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। अलग देखना चाहिए ना यार। अब जैसे ये फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, तो आप इसको इक्वेट तो नहीं कर सकते ना, m बराबर mL/t⁻², ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, उसके लिए ब्रैकेट्स लगाते हैं।
ये समझ में आ गया? नोट कर लें इसको। अभी क्या है ना, जैसे ये चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हो, जैसे कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं 10th में से, अपने बोर्ड अभी उन्होंने दिए, मार्च ही चल रहा है, अभी शायद 18 को ख़त्म हुए थे बोर्ड्स। ये कुछ चीज़ें नहीं हैं, अभी समझ में ना आए तो वापस ये पूरा लेक्चर आप देखना, 2x पे वाले देख लेना, पर देखना एक बार, अगर समझ में ना आए तो। ठीक है, और हम देख लें और कुछ आपका बच रहा हो इसमें। उसके बाद डेड्यूसिंग रिलेशन तो है ही, कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम भी है, लेकिन उससे पहले अगर कुछ बच रहा हो तो मैं देख लूँ। अच्छा, वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी थी ना अपन ने, ऐसा यूनिट्स जब उनके लिख रहे थे, तो उसमें हमें अपन ने 6 लिखी थी, एक रह गई थी, उसमें होती मोल, है ना? ठीक है। ठीक है, एक 7वीं फिजिकल क्वांटिटी बच गई थी, और जब ऐसा यूनिट्स हमने लिखी थी, वो है मोल। स्टोइकोमेट्री में आप पढ़ेंगे, केमिस्ट्री का जब लेक्चर आएगा उसमें मोल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स के एग्जांपल से आप ये समझ गए कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनते कैसे हैं। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखो कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे मैं लिखता हूँ x बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये इक्वेशन मैंने लिखी, एक रिलेशन मैंने लिखी। यहाँ x क्या है? x क्या है? डिस्टेंस। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, हमारे लिए वेलोसिटी। t क्या है? टाइम। a क्या है? एक्सेलरेशन। ये जैसा एक इक्वेशन है अपने पास, तो जो इक्वेशन हमने लिखी, क्या वो एक्यूरेट है? भाई मैंने बोला, मैंने लिखा x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो क्या ये सही है? इसको आप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ योर स्कूल टीचिंग्स आप ये नहीं कह सकते ये सही है कि गलत, कि हमें स्कूल ने बताया था मास्टर ने इसलिए सही होगी, ऐसे आप नहीं बोल सकते। इसे चेक करने का एक तरीका है, वो जो डायमेंशनल फार्मूला हमने यूज़ किया था ना, उससे हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? ये जो इक्वेशन लिखी है इसके अलग अलग टर्म्स हैं। टर्म्स मतलब कि ut ये एक टर्म है, हाफ at स्क्वायर ये एक टर्म है, x ये एक टर्म है। टर्म्स क्या होती हैं? मतलब जो एक इक्वेशन में प्लस से या माइनस से या इक्वल टू से, इनसे जब डिफरेंशिएट होती हैं तो उन्हें हम अलग अलग टर्म्स बोलते हैं। किसकी? एक इक्वेशन की, एक रिलेशन की। तो क्यूरी क्या है? क्यूरी ये है कि चेक करो। क्या चेक करो? ये जो रिलेशन लिखी है ये सही है कि गलत। इसको चेक कैसे करेंगे? इसको चेक ऐसे करेंगे कि जो हर एक टर्म है
उसके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, लिख दिए, बहुत बढ़िया। अब वो जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे उसके बाद ये कंपेयर करो कि जो डायमेंशंस है हर एक टर्म के, यहाँ टर्म्स समझना, टर्म ये है कि ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, हम ये नहीं देख रहे LHS इक्वल टू RHS, यहाँ टर्म्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं प्लस से, माइनस से, इक्वल टू से। तो ये जो टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, तो 3 टर्म्स जो हैं हमारे पास एक इक्वेशन में, इनके जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस कहाँ से आएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला से, वो यदि इक्वल हैं तो हाँ ये इक्वेशन हो सकती है एक सही रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम अपन चेक करते हैं। वैसे दिख ही रहा है सही है, आपने 9th में भी पढ़ी है अगर आपको ध्यान ना हो तो, लेकिन चेक करना जरूरी है। फिर से लिख दे, तो हर एक टर्म का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। मैंने कहा था x है एक डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ ही लिखा जाएगा l। ठीक है, तो मैं डायमेंशन चाहिए तो 1 लिख दिया ऊपर। ut, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t तो है ही फंडामेंटल क्वांटिटी, तो वेलोसिटी है, इनिशियल हो चाहे फाइनल हो चाहे एवरेज हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये देखना है कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी अगर है तो L/T इंटू टी चल ही रहा है, प्लस, अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूले में हम जो नंबर्स होते हैं ना, जैसे नंबर है हाफ, इनको नहीं देखते, इनके डायमेंशंस नहीं होते, जो नंबर्स होते हैं उनके डायमेंशंस नहीं होते, और इसकी वजह से एक लिमिटेशन भी खड़ा होता है, वो अभी आगे चल के बताऊंगा, है ना। तो यहाँ जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं तो नंबर ना भी लिखें तो कोई अर्जा नहीं। ए लिखते हैं, ए क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v/t। मैं फिर बोल रहा हूँ, डेल्टा वी हो चाहे कोई सा भी वी हो, इनिशियल हो, वी मतलब वेलोसिटी, इनिशियल हो, फाइनल हो या एवरेज हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतना मतलब है कि वो वी है। v/t होता है एक्सेलरेशन इंटू t² चल ही रहा है, इंटू t² चल ही रहा है ना। v वेलोसिटी है, हमारे लिए स्पीड है, तो स्पीड को हम क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बटे टाइम, तो L/T बटे टी इंटू t² चल रहा, यहाँ पे t से t गया तो L बचा। आप अभी देख रहे हो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इसके डायमेंशंस तो अभी तक इक्वल आ रहे हैं, इसके और आ जाए तो हम प्रूव कर सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, L/T² इंटू t² प्लस L1 t² से t² गया तो L आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ऑल द टर्म्स, यहाँ भी L आ गया ना, t² से t² गया, तो इसमें हम लिख देंगे ऑल द टर्म्स हैव सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन भी और सेम बेस क्वांटिटी भी होनी चाहिए। उसको जब आप तोड़ते जाओगे तो सेम बेस क्वांटिटी भी होनी चाहिए, डायमेंशन से कुछ नहीं होना चाहिए। अब मान लिया मास में एक है डायमेंशन, एक का लेंथ में एक है, तो बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, ऑल द टर्म्स हैव सेम डायमेंशंस, सो द गिवन इक्वेशन में भी करेक्ट, हम में भी लिखते हैं, में भी करेक्ट, में भी करेक्ट क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर डायमेंशंस सेम है सबके डायमेंशंस एक इक्वेशन में सेम है, तो जरूरी नहीं है कि वो जो इक्वेशन अस्तित्व में है वो सही होगी। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जो डायमेंशंस हमने अभी लिखे, हम ये कह सकते हैं कि हाँ हो भी सकती है सही, नहीं भी हो सकती है, भगवान जाने। वो क्यों भगवान जाने, वो भगवान इसलिए जाने क्योंकि 1/2 जो है, जैसे इस केस में 1/2 है, नंबर है, नंबर के डायमेंशंस नहीं होते, हमने नंबर को काउंट ही नहीं किया।
तो मतलब एक तरीके से हमने इस इक्वेशन के डायमेंशंस नहीं निकाले, हमने किसके निकाले, x बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि 1/2 को हम भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि नंबर्स के डायमेंशंस नहीं होते। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, लेकिन हमने ये बात करी कि डायमेंशनली अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो करेक्ट भी हो सकती है, नहीं भी करेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो इक्वेशन होगी नहीं। इसमें कंफ्यूज होता है बच्चे, इसको ध्यान से देखना। क्या बोला मैंने ये बोला कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो हो भी सकती है सही इक्वेशन अस्तित्व में, या फिर नहीं भी हो सकती है। तो मे बी नॉट करेक्ट। लेकिन इसका कन्वर्स, इसका उल्टा, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है, यहाँ इनकरेक्ट बोल रहे हैं, हमने यहाँ सोचा था कि करेक्ट है, यहाँ बोल रहे हैं इनकरेक्ट है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो 101% वो इक्वेशन इनकरेक्ट होगी। समझ गए? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम कर क्या रहे थे? ये बातें करते करते शायद आप भूल गए होंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में हम ये कर रहे थे कि जो हर एक टर्म थी किसी भी एक इक्वेशन की, उसके डायमेंशन लिख रहे थे। डायमेंशन कैसे लिख रहे थे? उसके जो मेन फार्मूला है उसको तोड़ते जा रहे थे जब तक हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज ना मिल जाए। जब हमने देखा कि जो डायमेंशंस हैं वो इक्वल हैं, वो एक जैसे हैं, तो वो इक्वेशन हाँ करेक्ट भी हो सकती है और नहीं भी करेक्ट हो सकती है। जैसे अभी अपन ने पहले देखा, क्योंकि नंबर्स को कंसिडर करते ही नहीं ये लोग डायमेंशनल फार्मूला में, ये लोग नंबर्स को कंसिडर करते ही नहीं क्योंकि नंबर्स का डायमेंशन नहीं होता, ऐसा कहते हैं। तो उससे पता चल जाएगा कि कोई इक्वेशन, कोई रिलेशन सही है या नहीं। पर वो इक्वेशन सही भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। मुझे पता है कंफ्यूजिंग होगा, तो इसको वापस रिवाइंड करके देखना क्लास के बाद, है ना। तो अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो मे बी या मे बी नॉट करेक्ट, अस्तित्व में वो इक्वेशन करेक्ट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि नंबर्स को नहीं करते इसमें कंसीडर। और यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो 101% वो इनकरेक्ट इक्वेशन होगी। ठीक है, लिख लो इसको, लिख लो, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पार्ट था। तो उसमें अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। पॉज करके वीडियो को लिख लिया करो। लिख लिया होगा, है ना। तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़े। डायमेंशनल फॉर्मूला आते कैसे हैं, उसका डेरिवेशन देखा, उसकी एक अहमियत देखी। एक अहमियत क्या देखी कि कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, कोई रिलेशन करेक्ट है या नहीं, वो जानने में हमने डायमेंशनल फॉर्मूला की सहायता ली। एक और अहमियत है इस डायमेंशनल फॉर्मूले की, दो और हैं बेसिकली। जैसे एक है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अगर 15 मिनट की क्लास और होगी शायद, क्योंकि इसमें हाँ तो दो और टॉपिक्स हैं। उसके बाद हाँ
15 से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स। तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एक अहमियत हमने पढ़ी डायमेंशनल फार्मूला की, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब कि कोई इक्वेशन, कोई रिलेशन सही है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं हर एक टर्म के। वो एक अहमियत थी डायमेंशनल फार्मूलेस की। एक अहमियत ये है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। जैसे अलग अलग यूनिट सिस्टम होते हैं ना, अभी एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ लेक्चर हमने ये पढ़ा था, अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे। जैसे एसआई तो अभी डेवलप हुआ, उससे पहले और सीजीएस अभी भी वाइडली यूज होता है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ऐसे और भी एफपीएस। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ यूनिट्स पे काम करते हैं तब हमें जो डायमेंशनल फॉर्मूलेज हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जैसे एग्जांपल समझो उसको, मैं प्रेशर की बात करता हूँ। प्रेशर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इसकी एसआई सिस्टम में मैं अगर बोलूँ तो यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है ना। पास्कल क्या है, फोर्स बटे ए, जो इसका फॉर्मूला होता है, तो मतलब N/m², ये पास्कल में होता है। तो वैसे हम पास्कल भी लिख सकते हैं, तो कोई बुराई नहीं। जैसे एक पास्कल है, ये एसआई में है इसकी यूनिट प्रेशर की, और एक इसकी यूनिट सीजीएस में क्या होगी, इसकी एक और यूनिट सीजीएस में क्या होगी। डाइन लेते हैं वैसे, या सीजीएस प्रेशर भी लिख दो, ऐसी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग यूनिट्स, एसआई में अलग, सीजीएस में अलग। तो अगर मैं पूछ लूँ, जैसे रेफरेंस के लिए 1 पास्कल में बोल दूँ, और मैं तुमसे पूछूं 1 पास्कल में बताओ कितने सीजीएस प्रेशर होंगे, क्या करो, गुणा करोगे, क्या करोगे इसका। 1 पास्कल में, जो कि ऐसा यूनिट है प्रेशर की, उसमें कितने सीजीएस प्रेशर होंगे। हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे बोलते हैं 50 किलो, ये पार्ट क्या होता है, उसका यूनिट होता है। ये पार्ट क्या होता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना। वैसे मेरे पास 1 पास्कल है अगर प्रेशर, तो उसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा सीजीएस प्रेशर में, तो बताओ क्या मिलेगा मुझे, क्या रिजल्ट मिलेगा, 1 पास्कल में कितने सीजीएस प्रेशर होते हैं। ये निकालने के लिए हमारे पास डायमेंशनल फार्मूलाज हैं, उनका उपयोग कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। प्रेशर के एग्जांपल के साथ ही हम इसको समझेंगे। प्रेशर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रेशर का फॉर्मूला लिख दो पहले, इसके कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे हम, है ना। क्यूरी क्या थी, क्यूरी ये थी कि मेरे पास 1 पास्कल प्रेशर था, मुझे ये जानना था कि उस 1 पास्कल प्रेशर में कितने सीजीएस प्रेशर होंगे या कितने डाइन प्रेशर यूनिट्स होंगे सीजीएस सिस्टम में जब कन्वर्ट करेंगे उसको। ये क्यूरी थी। मैंने कहा ये क्यूरी हम सुलझा सकते हैं प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से। तो उसके स्टेप बाय स्टेप क्या तरीके हैं वो हम देखते हैं। तो पहले प्रेशर का फॉर्मूला लिख दो। प्रेशर का फॉर्मूला P बराबर F/A, वेयर F फोर्स, A एरिया, ठीक है। तो F का अभी हमने निकाला था ना डायमेंशनल फार्मूला, तो बार बार वो क्या बोलते हैं, डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक बार आपने निकाल लिया था, उसे प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। तो फोर्स का हमने निकाला, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, mL/T - 2। एरिया क्या है, एरिया क्या है, L²।
मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा एरिया एल स्क्वायर, तो तुम बोल सकते हो एल स्क्वायर कैसे? हाँ, स्क्वायर का अगर एरिया है तो एल स्क्वायर हो सकता है, लेकिन ये रेक्टेंगल में तो एल इंटू बी होता है। इसको कोई मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड से, डायमेंशनल फॉर्मूले को कोई रत्ती भर मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड से, समझ रहे हो? तो हमारे लिए बी भी एल है, एक प्रकार की लेंथ है, और लेंथ भी एक लेंथ है जो कि एक्चुअल लेंथ है। तो ए क्या होता है? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर लिख दिया, ये एल और स्क्वायर क्या? एम टी माइनस टू अपॉन एल। सही से लिख दें तो एम टी माइनस टू एल इनवर्स, ये आ गया 1 पास्कल का। 1 पास्कल क्या आ गया? ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, है ना? अब ध्यान से देखना, अब बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना, ये है एक्सट्रीम पार्ट। रिजल्ट याद रखना इसका। प्रेशर का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आया था वो था एम टी माइनस टू एल इनवर्स, ये आया था डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको याद रखना। एम क्या है? मास है। टी क्या है? टाइम। एल क्या है? लेंथ है। एम टी और एल, मास टाइम और लेंथ। जैसे मैं मास की बात करूं इसमें, तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? फॉर मास किलोग्राम होती है ना? और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस का मतलब मैंने बताया था सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है? तो इसकी मास की सीजीएस क्या? ग्राम। मास हो गया। टाइम की ऐसा ही अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, सेकंड। सीजीएस क्या है? सीजीएस भी सेकंड। लेंथ, फॉर एम जैसे लिखा वैसे 40, वैसे फॉर एल ऐसा ही क्या है? ऐसा यूनिट क्या है लेंथ की? मीटर। सीजीएस क्या है? सेंटीमीटर। तो वो जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट मुझे पता है, और मैंने वो लिख के रख ली, ठीक है? एम टी एल दोनों की, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब मैं ये कह रहा हूं कि हर एक एसआई बटे सीजीएस कर दो, मतलब जैसे मास है, मास की जो एसआई यूनिट है उसका डिवीजन कर दो उसकी सीजीएस यूनिट से। हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो यहाँ दिख रही है, जो बेस क्वांटिटी दिख रही है, उसकी एसआई यूनिट का डिवीजन उसकी सीजीएस यूनिट से कर दो, ठीक है? तो एसआई क्या है? केजी बटे जी। वैसे ही इन सब का होगा, सेकंड बटे सेकंड ही होगा ये तो टाइम में। ये क्या होगा? एम मीटर बटे सेंटीमीटर, ठीक है? ये कर दिया, जैसे एम की एसआई बटे सीजीएस कर दी, केजी बटे ग्राम, इसको यहाँ एम की जगह पुट कर दो। ये करते जाना बस, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप देखना इसको यहाँ रहने देते हैं। एम टी और एल के एसआई और सीजीएस यूनिट, है ना? मैंने कहा एम की जो एसआई है उसका डिवीजन कर दो सीजीएस से, तो कर दो केजी बटे ग्राम। 1 केजी बटे 1 ग्राम। वैल्यू लिखना मत भूलना। 1 केजी मतलब क्या है? 1 केजी तो 1 लिखना पड़ेगा आपको वहाँ। और टी सेकंड बटे सेकंड ही होगा, तो वो 1 सेकंड
है ना, -2 की पावर 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 एज इट इज रख देना है ना। लेंथ इनवर्स है तो एल एम बटे 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमारा गोल क्या है, अब हमारा गोल क्या है, अब हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि जो नीचे वाली सीजीएस यूनिट्स है ना, उनको इन ऊपर वाली एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर एसआई यूनिट्स को सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट कर दो। हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि एसआई यूनिट्स को इन सीजीएस यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 सेकंड में तो 1 सेकंड भी तो पहले से कन्वर्ट, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये सब हमें पता है बेसिक चीज़ें। तो हम अब वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे, केजी है तो उसे ग्राम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 केजी में कितने ग्राम, 1000, तो 1 ग्राम ही है। 1 सेकंड बटे 1 सेकंड, तो देखो -2 है ये, है ना, मतलब उल्टा हो जाएगा और उसका 2 गुना। अरे भाई 1 सेकंड ही तो है, तो ये तो 1 ही हो गया, समझ लो बात, क्योंकि ये पहले से ही है ना, सेकंड में पहले से कन्वर्ट है। अब तुम उसका इन्वर्स करके उसका 2 टाइम्स कर दो तो 1 ही तो आएगा, तो 1 ही लिख दिया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। इनवर्स क्या 1000 ग्राम्स को, अब मैं यूनिट्स नहीं लिखूंगा क्योंकि हम बेसिक अब अर्थमेटिक कर रहे हैं, है ना। क्या 1000 ग्राम्स को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये इनवर्स है तो 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि इनवर्स था, -1। ये सब तो पता है ना, ये सब तो पता है ना, 10th 9th में ये सब तो करके आए ना हम लोग, इनवर्स और -2 की पावर, ये सब पता होना चाहिए। तो 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 गया और यहाँ से 3 गया, तो क्या है 10। ये जो 10 की वैल्यू है, ये जो 10 की वैल्यू है वो हमें बता रही है कि 1 पास्कल में 10 सीजीएस प्रेशर होता है। ये हमें पता चल गया। ये तो पता करना था क्वेश्चन के शुरुआत में, हमें क्या पता करना था कि 1 पास्कल में कितने सीजीएस प्रेशर होता है, या पास्कल को सीजीएस प्रेशर में कैसे लिखेंगे, तो वो हमें पता चल गया। तो समझे, तो इतना काम होता है डायमेंशनल फॉर्मूले का, ठीक है। लिख लो फिर इसको, पॉज करके वीडियो को लिख लिया करो। हो गया, बहुत बढ़िया। डायमेंशंस के ही इतने सारे यूज हमने देख लिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देख लिया, यूनिट कन्वर्जन भी देख लिया, लेकिन एक यूज अभी भी है, रिड्यूसिंग रिलेशन। बस आखिरी टॉपिक है, 10 मिनट और, है ना, आखिरी टॉपिक क्या है, लिखा मैंने डिड्यूसिंग रिलेशंस। देखो, आपसे अगर पूछे कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका फॉर्मूला लिखो या उसका रिलेशन लिखो कि वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है, कैसे कैसे बना है ना। आसान भाषा के लिए फॉर्मूला, जैसे हमने बोल दिया S बराबर d/t, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, ये एक रिलेशन है ना। तो आपसे यदि ये बोल दिया जाए कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी रिलेशन ऐसी सोचो, उसकी रिलेशन ऐसी सोचो कि हम उसे लिख पाए एज अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सीधी सरल बात।
रिड्यूसिंग रिलेशन का मतलब ये है कि यदि आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है और अगर आपने ये सोच लिया, अगर आपने इस बारे में ध्यान दिया कि वो और किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर सकता है, जैसे स्पीड की बात करी अपन ने, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और वो टाइम पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस और टाइम के फंक्शन से हमें स्पीड मिलता है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो आपने अगर ये सोच लिया कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है मेरे पास, मान लो ए है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी ए है तुम्हारे पास, तुमने ये सोच लिया ये किस किस पे डिपेंड कर सकता है। तुमने सोचा ये बी पे डिपेंड कर सकता है, तुमने सोचा ये सी पे डिपेंड कर सकता है ना, ये सोच लिया। फिर तुम्हें ये सोचना है कि ये जो डिपेंडेंस है क्या ये प्रोडक्ट टाइप का है, क्या ये जो ए डिपेंड कर रहा है बी और सी पे, क्या ये डिपेंडेंस प्रोडक्ट टाइप का है। मतलब अगर मैं ए बराबर बी इंटू सी लिखूं तो क्या ये रिलेशन सही मानी जाएगी। यदि इसका आंसर यस है तो फिर आप डायमेंशनल फार्मूला यूज करके उन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला यूज करके आप एक बेसिक सी रिलेशन निकाल सकते हैं। इसके भी कुछ लिमिटेशन है, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। इसको भी एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो पेंडुलम देखा, क्लॉक में पेंडुलम देखा होगा। अरे भाई ये क्लॉक होती है, ये क्लॉक होती है, इसमें पेंडुलम नहीं होता, इसको बॉब बोलते हैं पेंडुलम का, ये उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ये पेंडुलम ऐसे ऐसे चलता रहता है क्लॉक के नीचे। तो किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ये बताओ कितने टाइम के लिए ये पेंडुलम चला, कितने टाइम के लिए ये पेंडुलम चला। टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, तो कितने टाइम के लिए पेंडुलम चला ये कैसे बताओगे, ये किस पर डिपेंड करेगा। तो फिर मैं सोचने लग जाऊंगा कि एक पेंडुलम है, अच्छा पेंडुलम में क्या होता है कि स्ट्रिंग होती है, एक बॉब होता है ना, वो एज अ एक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे जाता रहता है, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वजह से, है ना। तो मैंने कुछ चीज़ें सोची कि वो जो बॉब होगा ना, ये बॉल, इसका मास शायद डिपेंड करेगा कि कितना टाइम उसको लगा, और जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो भी इस पर डिपेंड कर सकती है, ऐसा मैंने सोचा। और मैंने सोचा कि यार नीचे जा रहा है तो हाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन तो है ही वर्क में। मैंने ये तीन चीज़ें सोची। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये प्रोडक्ट टाइप में भी हो सकता है ना। तब फिर मुझे एक अच्छा पॉइंट मिल गया, एक अच्छा मुझे ग्राउंड मिल गया, एक अच्छा मुझे बेस मिल गया डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ करने के लिए और डिड्यूसिंग रिलेशन। डिड्यूसिंग रिलेशन कुछ नहीं है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की बात अगर की गई है तो वो और किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, उनका और रिलेशन किस पे है, वो पता करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की मदद से। इसके लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशंस बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो बॉब वाला एग्जांपल है, जो पेंडुलम वाला, इससे ही हम लोग रिड्यूसिंग रिलेशन को समझते हैं। टाइटल हटा देते हैं, ये अब तो पता ही आपको टाइटल। आखिरी टॉपिक है तो शिद्दत से पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में शायद सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी बात की गई है, लेकिन वो वेक्टर्स के साथ जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग रिलेशन वही पेंडुलम वाला एग्जांपल। किसी ने मुझसे बोला कि टाइम टी के लिए वो चलता है ना। मान लो उसने टाइम टी ले लिया, उसने कहा नहीं, उसने नहीं कहा, उसने तो ये बोला टाइम पे वो चलता है, ये बताओ टाइम किस पे डिपेंड करेगा। तो मैंने सोचा कि यार मास पे करेगा, तो मास ऑफ बॉब रहेगा। फिर मैं सोचता गया मैं स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उस पर डिपेंड करेगा, है ना। और मैंने सोचा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उस पर भी डिपेंड करेगा, तो मैं उसको इससे लें, ए से ले लेते हैं, है ना। ए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये तीन जो हैं क्वांटिटीज, इन पे
जो टाइम टेकन है पेंडुलम के द्वारा वो डिपेंड कर सकता है, ये मैंने सोचा। और ये जो डिपेंडेंस है ये प्रोडक्ट टाइप की है। तो अब मुझे क्लियर एविडेंस मिल गया जिससे मैं डायमेंशनल फार्मूला यूज कर सकता हूँ। इसको लिखने का तरीका मतलब मालूम क्या है? हमने बोला कि टाइम इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एम, एल और ए पे। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, टी अल्फा एम की पावर ए, एल की पावर बी और ए की पावर सी। अल्फा मतलब प्रोपोर्शनल है इन सब चीज़ों पे। प्रोपोर्शनल यही तो मतलब हुआ ना, डिपेंड कर रहा मतलब प्रोपोर्शनल। और ये डिपेंडेंस प्रोडक्ट टाइप की है, तो वो भी हमने यहाँ लिख दिया डॉट के साथ। और ए बी सी ये एक्सपोनेंट्स है इन अलग अलग क्वांटिटीज के, ठीक है। एक्सपोनेंट्स को भी इसमें कंसिडर करते हैं। अल्फा हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा के, कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है कि अगर आपको क्वेश्चन अगर इसका आता है कि लेट के इक्वल टू 1 तो इसमें रिलेशन निकालो, तो हाँ के की वैल्यू 1 लास्ट में पुट कर देना। तो के ही चलने देना, ठीक है। अगला स्टेप क्या, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको तो ऐसे ही रहने दो, लेकिन जो फंडामेंटल नहीं है जैसे ये एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, लेकिन हमारे लिए एक्सेलरेशन है। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला में मैग्नीट्यूड का सवाल उठता ही नहीं है। तो ए है हमारे पास, ए को क्या लिख सकते हैं, v बाई टी लिख सकते हैं, या इसको अलग लिख सकते हैं, तो फॉर्मूले है ना, इसको अलग लिख सकते हैं। जो ए है उसको v बाई टी लिख सकते हैं, वेलोसिटी बटे टाइम। v को क्या लिख सकते हैं, l बाई टी अपॉन में टी, l बाई टी स्क्वायर, क्या आ गया, एल टी रेज टू पावर -2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ठीक। ये डायमेंशनल फार्मूला एक ही जगह पुट कर दो। बाकियों में क्यों नहीं पुट करोगे? अरे बाकियों में कहाँ पुट करोगे, ये तो पहले से ही फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है ना वो एक दूसरे पे कभी डिपेंड नहीं करती। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे पे भी डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। के को लिखो एम ए एल बी, ए का ये लिखो डायमेंशनल फार्मूला, बाकी सब एज इट इज आने देना। ये ऐसा मत करना कि इसकी पावर टी की -2 है तो सी को नहीं लिखेंगे। फिर जैसा जैसा आप बेसिक मैथ्स करते हो वैसे वैसे इसको पुट करते जाओ, ठीक है। सब अपने बेस फॉर्म में आ गए, बेस क्वांटिटीज दिख रही है मुझे, टाइम दिख रहा है, एल दिख रहा है, एम दिख रहा है, ठीक है। और कुछ ऐसा तो नहीं दिख रहा जिसको मैं तोड़ सकता हूँ उसके फॉर्मूले से, नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया। अब क्या करो ना, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा लो। क्या बोला मैंने, अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के कंपेयर करो। ये दो टर्म्स हैं, टर्म्स कैसे अलग अलग होती हैं, प्लस से होती हैं, माइनस से होती हैं और इक्वल टू से होती हैं। यहाँ तो इक्वल टू है बस, तो मतलब दो ही टर्म है आपके पास, ये पूरी और ये टी अकेला, बहुत बढ़िया। अगर ये जो इक्वेशन हमने सोची है, बगल का मिटा रहा हूँ ना, अगर ये जो इक्वेशन हमने सोची है ये अगर करेक्ट है, ये रिलेशन अगर करेक्ट है, तो इसकी जो टर्म्स होंगी, ये दो, इनके डायमेंशन भी बराबर होने चाहिए। ये पढ़ा था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि जो दो टर्म्स होंगी या जितनी भी टर्म्स होंगी, अगर इक्वेशन आपकी सही है, अगर आपकी रिलेशन सही है, तो उनकी जो वो होगी क्या, डायमेंशन जो होंगे उनके वो इक्वल होंगे, एक ही होंगे डायमेंशन मतलब। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए मास, लेंथ, टाइम, इनकी पावर्स को कंपेयर करो। फॉर एम जैसे मैंने लिखा, एम की पावर यहाँ क्या है, ए है, ये
ए है ना, m की पावर यहाँ क्या a है, यहाँ पे ली थी अपन ने, ये एक टर्म की बात हो गई। यहाँ जो है LHS में यहाँ कुछ दिख रहा है m से रिलेटेड, नहीं दिख रहा, तो 0 होगी। पर a और 0 इक्वल होंगे, क्यों? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो रिलेशन है वो सही है, और अगर सही है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के तहत वो जो डायमेंशंस होंगे वो इक्वल होंगे LHS और RHS के, ये जितने भी टर्म्स होंगे। फॉर m a बराबर 0, फॉर l की पावर यहाँ क्या है, ये b है, l की पावर यहाँ b है और यहाँ पे c है, ऐसा होल है ना, तो ये हो जाएगी b प्लस c। यहाँ l और c दिख रहा है क्या, ये l दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो 0, b प्लस c भी 0। इक्वेशंस बना रहे हैं, जितने ज़्यादा वेरिएबल्स उतने ज़्यादा इक्वेशन। ये बहुत बेसिक बात थी जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी 10th क्लास में। एम एल हो गया टी, क्या लिखेंगे इसको, फॉर टी। टी की यहाँ क्या है, टी की यहाँ पावर क्या है, -2c, -2c। यहाँ क्या है, 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता है, इसकी खोपड़ी पे कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 होता है, -2c बराबर। अब ये कुछ बातें हमारे पास हैं, a प्लस a इक्वल टू 0, b प्लस इक्वल टू 0, -2c बराबर 1। तो अब क्या करो, अब यहाँ से a b और c की वैल्यू निकाल लो और इसमें पुट कर दो, जो ये तुम्हारी इक्वेशन थी ना, इसमें पुट कर दो तो आपके पास रिलेशन अपने आप आ जाएगी। तो a की वैल्यू तो 0 है ही, c की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, तो c क्या हो जाएगा, -1/2, ये c की वैल्यू आ गई। इस c की वैल्यू को जो है -1/2, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से b आ जाएगा, तो b -1/2 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई 1/2। मुझे a पता है, मुझे b पता है 1/2, मुझे c पता है -1 पता है मुझे c पता है -1/2। तो क्या मैं इसमें इनकी वैल्यूज नहीं रख सकता? मैंने कहा मैं रख सकता हूँ। तो अब वही करना है अगला स्टेप में। काम करते हैं, अपन a b और c की वैल्यू अलग लिख सकते हैं ना। a बराबर 0, ये तो हमें पता ही था, b बराबर हाफ और c बराबर -12। वैल्यूज हमें अभी पता चली कैलकुलेट करने के बाद। और करते चलना साथ साथ में, है ना। इसमें a b और c की वैल्यू पुट करो, k का k चलने दो, मास है तो a बराबर 0, l पे b है तो l 1/2, a पे क्या है, c है, तो c क्या है, -1/2, है ना। हो गया, बहुत बढ़िया। m में 0 है, m का डायमेंशन 0 है, मतलब m है ही नहीं, तो m को हटा दो यहाँ से। तो m को यहाँ से हटा दो, क्यों m को हटा दो, क्योंकि m बराबर 0, मतलब डायमेंशन m का है ही नहीं, तो मतलब m तो हट गया, मतलब m तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इस फॉर्म में। तो बस l 1/2 और a -1/2 और k का k चलता रहा, ठीक है। अब इसको पावर के फॉर्म में लिखोगे तो l 1/2, तो l पे रूट इंटू a उल्टा, तो इस पे a पे ऐसे, तो इसको लिख देंगे, जो फाइनल हमारी जो रिलेशन थी, इसको और अच्छे से मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ यहाँ पे, k l/a, ठीक है। ये हमें इसकी जो फाइनल
जो रिलेशन थी कि टी किस पर डिपेंड करेगा, पेंडुलम का जो टी है, जो टाइम टेकन इसने लिया है, जो टाइम इसने लिया है मूव करने में, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसका एक फॉर्मूला हमने तैयार कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो गोल क्या था? गोल ये था कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी थी, हमसे ये पूछा था कि जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस किस पे डिपेंड करेगी। हमने लिख दिया वो किस किस पे डिपेंड करेगी। फिर हमने सोचा क्या ये प्रोडक्ट टाइप का रिलेशन है, मतलब ये जो डिपेंडेंस है क्या ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आया है। तो अगर उसका आंसर आया हाँ है तो हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते गए और हमारे पास इक्वेशन आ गए ए बी और सी की। हमने एक्सपोनेंट्स माने थे ए बी सी, उसके हमारे पास वो आ गए, उसकी वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, हमने वैल्यूज़ पुट करी, पावर्स लगाई, ये हमारे पास एक अच्छी खासी रिलेशन आ गई टी के लिए। लिख लो, इसको लिख लो। और ये आखिरी टॉपिक था, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, कुछ थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, उसको समझेंगे। लिख लिया होगा। चलिए एक आखिरी टॉपिक, अच्छा इसके क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करने होंगे तो कमेंट्स में बता देना, है ना। हमारा गोल क्या है इस चैनल पे, हम ये अज्यूम करते हैं कि आपने क्वेश्चन तो आप लगा ही लोगे, लेकिन आपको थ्योरी नहीं आएगी तो आप अटक जाओगे। कहाँ अटक जाओगे? कॉलेजेस में आप अटक जाओगे, है ना। कॉलेज में जब जाओगे तब अटक जाओगे, इंजीनियरिंग अगर परस्यू कर रहे हो तो। बहुत सारी बातें हो गई आज, एक आखिरी बात है, सीजियम फ्रीक्वेंसी। आपके एनसीईआरटी में एक कॉलम दिया था, इसका कॉलम दिया था, सीजियम होगा ना, एक कॉलम दिया था जिसमें आपको ऐसा यूनिट्स बताई थी, है ना। उन ऐसा यूनिट्स को तय कैसे किया वो हमने जाना था, उस पर वीडियो चाहिए तो बता देना, है ना। मीटर कैसे आया, हमने अभी बस बात क्या की ऐसा यूनिट्स क्या है, फिजिकल यूनिट्स की, फिजिकल क्वांटिटीज़ की ऐसा यूनिट्स क्या हैं। तो वो ऐसा यूनिट्स कैसे जन्मी वो अगर आपको जानना है तो आप उस पर नोटिफाई कर देना, है ना। सीजियम फ्रीक्वेंसी, आपके एनसीईआरटी में आपने देखा होगा ये टर्म बहुत बार यूज होता है, सीजियम फ्रीक्वेंसी। लिखा जाता है कि 1 सेकंड जो है वो सीजियम फ्रीक्वेंसी के तौर पे लिया गया है ना। एनसीईआरटी में बोला जाता है कि जैसे क्या बोला है, सीजियम फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है कि हमने जो 1 सेकंड लिया है वो सीजियम फ्रीक्वेंसी के तौर पे लिया है। ये सीजियम फ्रीक्वेंसी क्या है? देखो, सीजियम फ्रीक्वेंसी इज ऑल अबाउट, हम ये जानते हैं कि 1 सेकंड जो है वो कैसे तय किया कि ये 1 सेकंड इतना होगा। जो 1 सेकंड हमने तय किया, तो यूनिट हमने तय किया, हमने ये कैसे पता किया कि 1 सेकंड इतना होगा। उसके लिए हमने एक एटम ढूंढा, सीजियम 133, सीजियम 133। उसका जो एटम है और उसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को या तो ऐसे बना दें, उसका जो न्यूक्लियस है उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये बस ऊपर ऊपर से जान लो, ये एक्स्ट्रा नॉलेज में दे रहा हूँ क्योंकि सीजियम फ्रीक्वेंसी कई बार उसमें यूज़ किया जाता है कि 1 सेकंड को सीजियम फ्रीक्वेंसी के तौर पे लिया। मान लो ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, रफ बना रहे हैं हम, है ना। और वो जो इलेक्ट्रॉन है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इस न्यूक्लियस की परिक्रमा लगा रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खुद की अपनी एक वो है मैग्नेटिक फील्ड, रफ। दो एनर्जी स्टेट होते हैं,
हाई एनर्जी और लो एनर्जी, दो एनर्जी स्टेट हैं, हाई एनर्जी और लो एनर्जी, जिसपे एक फ्रीक्वेंसी पे ये स्विच करते रहते हैं। ये क्या है हाई एनर्जी लो एनर्जी स्टेट? मैंने बोला ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं सीजियम के एटम के अंदर, है ना। जब इलेक्ट्रॉन की ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा न्यूक्लियस की मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब तो इनका डायरेक्शन सेम हो जाएगा, वो होगा हाई एनर्जी स्टेट। वो जो हाईएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी होगा वो इस कंडीशन में प्राप्त होगा जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन सेम होगा, इलेक्ट्रॉन का और उसके न्यूक्लियस का, वो होगा हाई एनर्जी स्टेट। फिर अगले ही पल ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, तो फिर अगले ही पल ये हाई एनर्जी स्टेट था, फिर अगले ही पल इनके डायरेक्शंस बदल जाएंगे, और ये अगर यहाँ है तो ये यहाँ, ये हो गया लो एनर्जी स्टेट। वो जो सबसे कम एनर्जी स्टेट वाला जो सिचुएशन होगा उसमें इनका मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ये हर पल बदलते रहते हैं, लो एनर्जी से हाई एनर्जी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी, फिर हाई एनर्जी, फिर लो एनर्जी, फिर हाई एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा जो चेंज है, ऐसा जो चेंज है वो 9192,631, ऐसा जो चेंज है वो जब इतनी डिजिट्स इतने बार कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं 1 सेकेंड। यदि फ़ोन नंबर याद करने की आपको नॉलेज है तो ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसको आप याद कर सकते हो, वैसे इतना ज़रूरी पूछी नहीं जाती है। तो इतनी बार ये जो चेंज हुआ हाई एनर्जी से लो एनर्जी, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में इतनी बार ये जो चेंज हुआ, हर पल बदलते रहती हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो हर पल जब ये बदलती हैं और ये जब चेंज बार बार होता है और इतनी बार कंप्लीट हो जाता है, तो इतनी बार कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं 1 सेकंड। इसलिए आपकी एनसीईआरटी में वो जैसे मीटर को डिफाइन करता है, वो 1 मीटर को मालूम कैसे डिफाइन करता है? वो कहता है 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट पार्टिकल्स, जो फोटोन पार्टिकल्स हैं, इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड्स। मतलब इतने सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है लाइट का वो पार्टिकल फोटोन, वो डिस्टेंस है 1 मीटर। और फिर एक बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है कि वेयर 1 सेकेंड इज टेकन एज सीजियम फ्रीक्वेंसी। तो वो जो सीजियम फ्रीक्वेंसी है वो ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी में स्विचिंग की बात की गई है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात, सीजियम फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकेंड को जैसे हमने डिफाइन किया, 1 मीटर को हमने डिफाइन किया, वैसे किलोग्राम को भी हम डिफाइन करते हैं प्लैंक कांस्टेंट की मदद से। यदि इस पर वीडियो चाहिए तो नोटिफाई करिए। इसी के साथ जो हमारा आज का चैप्टर है, मोर प्रिसाइजली जो आज का हमारा लेक्चर था, क्योंकि अगर इसके क्वेश्चंस अगर आने होंगे तो उसका भी एक वीडियो आएगा। तो मोर प्रिसाइजली जो हमारा आज का लेक्चर है, लेक्चर ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशंस या मेजरमेंट्स, जो भी आपकी किताब में है, तो इसी के साथ लेक्चर ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशंस हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। यदि कोई भी क्यूरी हो तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत से आपने पढ़ाई की, अच्छी बात है। चलिए।
थैंक यू, नमस्कार।